अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम 10th क्लास इंग्लिश का यूनिट 1 का सी रीडिंग बहुत ही सिंपल और इजी वे में सीखने वाले हैं। इस लेसन को मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगी ताकि इंग्लिश मीडियम के साथ साथ उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स को भी आसानी से समझ आ जाए। लेसन स्टार्ट करने से पहले एक बात याद रखिए, इंग्लिश मुश्किल नहीं होती, सिर्फ समझने का तरीका सिंपल होना चाहिए और इसी सिंपल तरीके से हम पूरा लेसन कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले तो हम लेसन रीडिंग करेंगे, डिफ़िकल्ट वर्ड्स का मीनिंग सीखेंगे, पैराग्राफ वाइज एक्सप्लेनेशन समझेंगे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करेंगे। तो नोटबुक और पेन रेडी रखिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि हर लाइन को हम सिंपल और इजी वे में समझने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हमारा लेसन शुरू करते हैं। He was short. He was shocked. He was the brightest boy in his class. यानी कि यहाँ राइटर एक बहुत इंटेलिजेंट लड़के के बारे में बता रहा है। वो लड़का हाइट में छोटा था लेकिन बहुत तेज और होशियार था। अपनी क्लास में वो सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट माना जाता था। His seniors used to ask him to solve their difficulties in science. He could have gone unnoticed in a crowd, but once you asked him a question related to physics or maths, there was a spark in his eyes. यानी कि उसके सीनियर्स भी साइंस के डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के लिए उसके पास आते थे। देखने में वो एक आम लड़की की तरह था और भीड़ में आसानी से नज़र नहीं आता था। क्राउड यानी कि भीड़, बहुत सारे लोग, ओके। लेकिन जब भी कोई उसे फिजिक्स या मैथ्स का सवाल पूछता था तो उसकी आंखों में एक स्पार्क दिखता था, यानी कि उसकी आंखों में एक चमक आ जाती थी। He could grasp theories of science faster than the speed of light. यानी कि साइंस के थ्योरीज और कॉन्सेप्ट को वो बहुत जल्दी समझ लेता था। इसी वजह से सब लोग उसकी इंटेलिजेंस की तारीफ करते थे। यहाँ पर ग्रास्प यानी कि जल्दी समझना। He came from a poor but educated family. His father was a high school teacher and an avid reader of English literature. He, like all the boys in his class, was trying to get admission into some engineering college. तो ये लड़का एक पूर यानी कि गरीब लेकिन एजुकेटेड, पढ़ी लिखी फैमिली से था। उसके फादर एक हाई स्कूल टीचर थे और इंग्लिश लिटरेचर यानी इंग्लिश की कहानियों और बुक्स को पढ़ने के बहुत शौकीन थे। इसीलिए उन्हें एविड रीडर यानी कि बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला पर्सन कहा गया है। वो भी अपनी क्लास के दूसरे स्टूडेंट्स की तरह किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने की कोशिश कर रहा था। उसका ख्वाब इंजीनियर बनने का था और इसके लिए वो बहुत मेहनत भी कर रहा था। The writer once wanted to study in the Indian Institute of Technology or the IITs. There was an entrance test for IIT. This boy along with his friends applied to appear for the test. तो यहाँ राइटर बता रहे हैं कि क्लास के जो ब्राइटर स्टूडेंट्स थे यानी कि ज़्यादा होशियार और इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स थे, उनका सपना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि IIT में पढ़ने का था। IIT इंडिया के सबसे फेमस और टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से एक है। IIT में एडमिशन लेना आसान नहीं होता, इसके लिए एक एंट्रेंस टेस्ट होता है। जो स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करते हैं उन्हें IIT में सीट मिलती है। तो ये लड़का भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस टेस्ट के लिए अप्लाई करता है। अब यहाँ पर एक टर्म है IIT। सो स्टूडेंट्स पहले समझते हैं ये क्या है। तो आज भी IIT का एंट्रेंस एग्ज़ाम इंडिया के टफेस्ट एग्ज़ाम्स में से एक माना जाता है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं लेकिन बहुत कम स्टूडेंट्स को IIT में एडमिशन मिलता है। इसीलिए IIT में पढ़ना बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है। They did not have any special books or coaching. All these IIT aspirants would sit below the shade of a stone mandap close to the Chamundi Hills in the sleepy town of Mysore. यानी कि उस टाइम उनके पास स्पेशल बुक्स या कोचिंग नहीं थी। IIT की प्रिपरेशन के लिए वो स्टूडेंट्स मैसूर में चामुंडी हिल्स के पास के एक पुराने स्टोन मंडप की शेड में यानी कि छांव में बैठकर पढ़ते थे। He was a guide for the others. While the others struggled to solve the problems in the question paper, he would smile shyly and solve them in no time. यानी कि इस ग्रुप में ये लड़का सबसे इंटेलिजेंट था। जब दूसरे स्टूडेंट्स क्वेश्चन पेपर के प्रॉब्लम सॉल्व करने में स्ट्रगल करते थे, वो शाइली यानी कि शर्माते हुए स्माइल करता और क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर देता था। He sat alone below a tree and dreamed of studying at IIT.
It was the ultimate aim for any bright boy at that age, as it still is today. He was then only 16 years old. यानी कि कभी कभी वो अकेला ट्री के नीचे बैठकर आईआईटी में पढ़ने का ड्रीम देखता था। उस टाइम एक ब्राइट स्टूडेंट के लिए आईआईटी में एडमिशन लेना अल्टीमेट एम यानी कि सबसे बड़ा गोल माना जाता था। और आज भी आईआईटी का नाम सुनते ही स्टूडेंट्स के माइंड में एक्सेलेंस और टॉप लेवल इंजीनियरिंग का आइडिया आता है। एंड स्टूडेंट, सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये लड़का उस वक्त सिर्फ 16 साल का था। द D-Day came. He came to Bangalore, stayed with some relatives and appeared for the entrance test. He did very well but would only say okay when asked. यानी कि फाइनली वो D-Day यानी कि इम्पॉर्टेंट डे आ गया। वो बैंगलोर गया, अपने कुछ रिलेटिव्स के घर रुका और एंट्रेंस टेस्ट दिया। उसने एग्ज़ाम बहुत अच्छा किया, लेकिन जब कोई पूछता कि पेपर कैसा हुआ तो वो सिर्फ ओके बोलता था। इट वॉज द अपोजिट व्हेन इट केम टू फूड। व्हेन ही सेड ओके इट इम्प्लाइड बैड, व्हेन ही सेड गुड इट इम्प्लाइड ओके, व्हेन ही सेड एक्सीलेंट इट इम्प्लाइड गुड। हिज प्रिंसिपल वॉज नेवर टू हर्ट एनीवन। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। फूड के केस में उसके ओके का मीनिंग अलग था। अगर फूड बैड होता तो वो ओके बोलता। गुड का मतलब एक्चुअली ओके होता है और एक्सीलेंट का मतलब गुड होता है। तो ऐसा इसीलिए क्योंकि उसका प्रिंसिपल था नेवर टू हर्ट एनीवन, यानी वो अपनी बात से किसी की फीलिंग को हर्ट नहीं करना चाहता था। सो स्टूडेंट्स, हमारी डेली लाइफ में भी ऐसा होता है। मान लो आपके फ्रेंड ने आपको कोई ड्राइंग या प्रोजेक्ट दिखाया और वो उतना अच्छा नहीं बना। अगर आप सीधा ये बहुत बेकार है बोल दोगे तो उसकी फीलिंग्स हर्ट हो सकती है। इसीलिए हम पोलाइटली बोल सकते हैं अच्छा है, थोड़ा और इम्प्रूव कर सकते हो। तो बस इसी तरह इस लेसन का जो बॉय है वो भी किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता है, इसीलिए वो अपनी बात को सॉफ्ट और पोलाइट तरीके से रखता था। The IIT entrance result came. He had passed with a high rank. What a delight for any student! He was thrilled. He went to his father, who was reading a newspaper. Anna, I have passed the exam. Well done, my boy. I want to join IIT. यानी कि फाइनली IIT एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आ गया और सबसे एक्साइटिंग बात, उस लड़के ने एग्जाम हाई रैंक के साथ पास कर लिया। जस्ट इमेजिन स्टूडेंट्स, इतनी मेहनत के बाद जब रिजल्ट आए और नाम हाई रैंक में हो तो किसी भी स्टूडेंट को कितनी खुशी होती होगी। वो भी बहुत थ्रिल्ड यानी कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और खुश था। वो फौरी अपने फादर के पास गया। उस वक्त उसके फादर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। लड़के ने खुशी से कहा, अन्ना मैंने एग्ज़ाम पास कर लिया। तो यहाँ अन्ना फादर को प्यार और रिस्पेक्ट से बुलाने का तरीका है। फादर ने भी प्राउडली कहा, वेल डन माय बॉय, यानी बहुत अच्छा किया मेरे बेटे। फिर लड़के ने अपनी सबसे बड़ी विश बताई, आई वॉन्ट टू ज्वाइन IIT, यानी मैं IIT में एडमिशन लेना चाहता हूँ। हिज फादर स्टॉप्ड रीडिंग द पेपर। ही लिफ्टेड हिज हेड, लुक्ड एट द बॉय एंड सेड विद ए हेवी वॉइस, माई सन, यू आर ए ब्राइट बॉय, यू नो आवर फाइनेंशियल पोजिशन। यानी कि फादर ने न्यूज़पेपर पढ़ना रोक दिया और सीरियस होकर अपने बेटे की तरफ देखा। हेवी वॉइस यानी कि भारी और उदास आवाज़ में उन्होंने कहा, बेटा तुम बहुत ब्राइट स्टूडेंट हो, लेकिन तुम हमारी फाइनेंशियल पोजीशन यानी घर की पैसों की सिचुएशन जानते हो। आई हैव 5 daughters टू बी मैरिड ऑफ एंड 3 sons टू एजुकेट। आई एम ए सैलरीड पर्सन। यानी कि उनके फादर के सामने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। उनकी 5 daughters की शादी करनी थी और 3 sons की एजुकेशन का खर्चा भी उठाना था, और वो एक सैलरीड पर्सन यानी कि फिक्स्ड सैलरी पर काम करने वाले थे। आई कैन नॉट अफोर्ड योर एक्सपेंसेस एट IIT. यू कैन स्टे इन मैसूर एंड स्टडी एज मच एज यू वॉन्ट। इसीलिए वो IIT के एक्सपेंसेस यानी कि पढ़ाई, रहना और दूसरे खर्चे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा कि बेटा मैसूर में रहकर जितना पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, लेकिन IIT जाना फाइनेंशियली पॉसिबल नहीं है। सो स्टूडेंट्स, कभी कभी टैलेंट और ड्रीम्स होने के बाद भी फैमिली की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से डिसीजंस लेना पड़ता है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ड्रीम ख़त्म हो गया। कभी कभी प्रॉब्लम के बाद ही असली डिटर्मिनेशन सामने आती है। Indeed, it was a difficult situation for any father to say no to his bright son. But circumstances were like that. It was common then for the man to be the single earning member with a large family dependent on him. यानी कि ये सिचुएशन किसी भी फादर के लिए बहुत डिफ़िकल्ट यानी कि मुश्किल थी। सोचो, जब आपका बेटा इतना ब्राइट यानी कि होशियार हो और आईआईटी में पढ़ना चाहता हो तो उसके ड्रीम को नो कहना फादर के लिए भी बहुत पेनफुल होगा। लेकिन उस वक्त सर्कमस्टेंस यानी कि हालात ही ऐसे थे। उस टाइम अक्सर एक फैमिली में सिर्फ फादर ही सिंगल अर्निंग मेंबर यानी कि घर में कमाने वाला एक ही पर्सन होता था और पूरी फैमिली उसकी इनकम पर डिपेंडेंट होती थी। इसीलिए उनके फादर के पास भी लिमिटेड इनकम में पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के अलावा कोई इजी ऑप्शन नहीं था। सो स्टूडेंट्स, आज भी कई फैमिलीज में पेरेंट्स अपने बच्चों के ड्रीम सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कारण कुछ डिफिकल्ट डिसीजंस लेने पड़ते हैं। इसीलिए पेरेंट्स के सैक्रिफाइसेस को समझना भी इम्पोर्टेंट होता है। His father was sad that he had to tell the bitter truth to his son, but it could not be helped. The boy had to understand the reality. यानी कि फादर को भी बहुत सैड यानी कि बहुत ही दुख हुआ कि उन्होंने अपने बेटे को ये बिटर ट्रुथ यानी कि कड़वी सच्चाई बतानी पड़ी। लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि कुछ नहीं किया जा सकता था। अब बेटे को रियलिटी यानी कि हकीकत समझनी ही थी। The teenager was disappointed. It seemed his dreams had burned to ashes. He was so near to fulfilling his fondest hope, yet so far. His heart sank in sorrow. लड़का सिर्फ टीनेजर था और ये बात सुनकर बहुत डिसअपॉइंटेड हो गया। उससे लगा जैसे उसके सबसे बड़े ड्रीम बर्न टू एशेस यानी कि बिल्कुल बर्बाद हो गए। आईआईटी का ड्रीम पूरा करने के वो इतना करीब था, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से उससे बहुत दूर भी महसूस कर रहा था। उसका हार्ट सैंक इन सॉरो यानी वो अंदर से बहुत दुखी हो गया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी अनहैप्पीनेस यानी कि उदासी या हेल्पलेसनेस यानी कि मजबूरी किसी के साथ शेयर नहीं की। He did not reply. He never shared his unhappiness or helplessness with anybody. He was an introvert by nature. His heart was bleeding but he did not get angry with anybody. यानी कि वो नेचर से इंट्रोवर्ट था जो अपनी फीलिंग्स इजीली दूसरों से शेयर नहीं करता था। दिल से बहुत हर्ट होने के बाद भी उसने किसी पर एंगर यानी कि गुस्सा नहीं दिखाया। यानी हर इंसान अपना स्ट्रेस सेम वे में एक्सप्रेस नहीं करता। कुछ लोग प्रॉब्लम्स को ओपनली शेयर करते हैं जबकि कुछ लोग क्वाइटली हैंडल करते हैं। इसीलिए किसी को साइलेंट देखकर ये अज्यूम नहीं करना चाहिए कि उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। द डे केम, his classmates were leaving for Madras, now Chennai. They were taking train from Mysore to Madras. They have shared good years in school and college together. He went to the station to say goodbye and good luck to them for their future life. अब वो दिन आ गया जब उसके क्लासमेट मद्रास यानी कि अब उसे चेन्नई कहा जाता है। पहले उसे मद्रास कहा जाता था, अब वो चेन्नई कहलाता है। तो वहाँ जा रहे थे। वो मैसूर से ट्रेन लेकर मद्रास जाने वाले थे। इन फ्रेंड्स ने स्कूल और कॉलेजेस में साथ में बहुत अच्छे साल गुजारे थे। वो भी स्टेशन पर अपने फ्रेंड्स को गुड बाय और गुड लक कहने गया। At the station, his friends were already there. They were excited and talking loudly. The noise was like the chirping of birds. They were all excited and discussing their new hostels, new courses, etc. He was not part of it, so he stood there silently. One of them noticed and said, "You should have made it." यानी कि वो भी स्टेशन पर अपने फ्रेंड्स को गुड बाय और गुड लक कहने गया और स्टेशन पर फ्रेंड्स बहुत एक्साइटेड थे और ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे थे। उनकी आवाज़ को राइटर ने चर्पिंग ऑफ बर्ड्स यानी कि पंछियों के चहचहाने से कंपेयर किया है। यानी स्टेशन का एटमॉस्फेयर एक्साइटमेंट से भरा हुआ था। सब लोग अपने न्यू हॉस्टल, न्यू कोर्सेस और फ्यूचर लाइफ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। लेकिन वो लड़का उनकी कन्वर्सेशन का पार्ट नहीं था क्योंकि वो आईआईटी नहीं जा पा रहा था। इसीलिए वो चुपचाप एक तरफ खड़ा था।
तभी एक फ्रेंड ने उसकी सिचुएशन नोटिस की और कहा, यू शुड हैव मेड इट, यानी कि तुम्हें भी IIT में सेलेक्ट होकर हमारे साथ आना चाहिए था। He did not reply. He only wished to all of them. They waved at him as the train slowly left the platform. यानी फ्रेंड्स के कहने पर भी उस लड़के ने कोई रिप्लाई नहीं किया। उसने बस अपने सभी फ्रेंड्स को विश किया। जब ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से निकल गई तो उसके फ्रेंड्स ने भी उसकी तरफ हाथ हिलाकर गुड बाय कहा। ये मोमेंट इमोशनल था क्योंकि उसके फ्रेंड्स अपने IIT के ड्रीम की तरफ जा रहे थे, जबकि वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से उनके साथ नहीं जा पाया। तो कभी कभी हम किसी को दिल से खुश होकर आगे बढ़ते हुए देखते हैं, चाहे हम खुद उस वक्त अपनी डिजायर्ड सिचुएशन में ना हो। दूसरों की सक्सेस को अप्रिशिएट करना भी एक ब्यूटीफुल क्वालिटी है। He stood there even after he could no longer see the train or the waving hands. It was the June of 1962 in Mysore city. Monsoon had set in and it was getting dark. It had started to drizzle, yet he stood there motionless. यानी कि ट्रेन आंखों से completely disappear हो गई और फ्रेंड्स के वेविंग हैंड्स भी अब नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन वो लड़का फिर भी वहीं स्टेशन पर खड़ा था। ये जून 1962 का टाइम था और जगह थी मैसूर। मॉनसून यानी कि बारिश का मौसम शुरू हो चुका था और धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी, जिसे ड्रिजल कहा जाता है। लेकिन वो लड़का मोशनलेस यानी कि बिल्कुल बिना हिले वहीं खड़ा रहा। वो इतना डीपली सैड और लॉस्ट था कि उसे बारिश या अंधेरे का भी जैसे एहसास नहीं हो रहा था। तो राइटर ने बारिश, डार्कनेस और अकेला खड़ा लड़का, इन तीनों को यूज करके उस मोमेंट की सैडनेस को और पावरफुल बनाया है। He said to himself, without anger or jealousy, all students from the IIT study well and do big things in life, but it is not the institution. Ultimately, it is you and you alone who can change your life by hard work. तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट आता है। लड़का अपने आप से बात करता है, लेकिन एंगर या जेलेसी के बिना। वो सोचता है कि IIT के स्टूडेंट्स अच्छी पढ़ाई करते हैं और लाइफ में बिग थिंग्स यानी कि बड़ी अचीवमेंट्स अचीव करते हैं, लेकिन उससे एक इम्पॉर्टेंट रियलाइजेशन होता है, सिर्फ कोई फेमस इंस्टीट्यूशन आपकी लाइफ डिसाइड नहीं करता। अल्टीमेटली आप खुद और आपकी मेहनत ही आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। सो स्टूडेंट्स, मान लो किसी स्टूडेंट को एक्सपेंसिव कोचिंग या बेस्ट कॉलेजेस नहीं मिल पाए, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी सक्सेस इम्पॉसिबल है। रिसोर्सेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन हार्डवर्क, लर्निंग और डिटर्मिनेशन भी बहुत पावरफुल होता है। तो यहाँ मेन थॉट है कि कॉलेज एक अपॉर्चुनिटी दे सकता है, लेकिन अपनी लाइफ को डायरेक्शन देने का काम आखिर में हमें खुद करना होता है। Probably he was not aware that he was following the philosophy of the Bhagavad Gita. Your best friend is yourself and your worst enemy is yourself. So students, राइटर कह रहा है कि शायद उस लड़के को खुद भी पता नहीं था कि उसकी थिंकिंग भगवद गीता की फिलॉसफी से मिलती जुलती है। भगवद गीता का एक इम्पॉर्टेंट आइडिया है कि इंसान खुद अपना बेस्ट फ्रेंड भी बन सकता है और वर्स्ट एनिमी भी। यानी अगर हम खुद पर बिलीव करें, डिसिप्लिन रखें और मेहनत करें तो हम खुद को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर हम खुद ही हार मान लें और नेगेटिव थिंकिंग में फंस जाए तो हम खुद को अपनी प्रोग्रेस से रोक लेते हैं। Later he worked very hard and focused on one thing, never bothering about his personal life or comforts. He shared his wealth with others. He never used the help of any caste, community or political connection to go up in life. So student, यहाँ राइटर बताता है कि उस इंसिडेंट के बाद उस लड़के ने बहुत हार्ड वर्क किया और अपने गोल पर पूरा फोकस रखा। उसने अपनी पर्सनल कंफर्ट्स और लग्जरी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। उसका मेन फोकस अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने का था। सक्सेस और वेल्थ मिलने के बाद भी उसने अपनी वेल्थ यानी कि दौलत दूसरों के साथ शेयर की। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसने कैस्ट यानी जाति, कम्युनिटी यानी कि समुदाय या पॉलिटिकल कनेक्शंस यानी कि कोई सियासी पहचान का सहारा नहीं लिया। सो स्टूडेंट्स, आज भी किसी भी फील्ड में असली रेस्पेक्ट सिर्फ सक्सेस से नहीं बल्कि सक्सेस को कैसे अचीव किया और सक्सेस के बाद हम दूसरों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, इससे मिलती है। A son of a school teacher showed other Indians it was possible to earn wealth legally and
ethically. He built a team of people who were equally good. यहाँ राइटर बताता है कि एक स्कूल टीचर का बेटा होते हुए भी उस लड़के ने अपनी मेहनत और हॉनेस्टी से बहुत बड़ी सक्सेस अचीव की। उसने दूसरे इंडियंस को ये एग्जाम्पल दिया कि वेल्थ को लीगली यानी कानून के मुताबिक और एथिकली यानी कि ईमानदारी और सही तरीके से भी अर्न किया जा सकता है। और सिर्फ खुद सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसने एक ऐसी टीम बनाई जिसमें उसके साथ काम करने वाले लोग भी इक्वली गुड यानी कि उतने ही टैलेंटेड और कैपेबल थे। He became a pioneer of India's software industry and started the information technology wave. Today he has become an icon of simplicity, uncompromising quality and fairness. Apart from being a philanthropist, he really believes in the motto powered by intellect and driven by values. सो स्टूडेंट्स, अब राइटर बताता है कि वो लड़का आगे चलकर इंडिया की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का पायनियर यानी कि शुरुआत करने वाला और रास्ता दिखाने वाला बना। उसके काम ने इंडिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी वेव को आगे बढ़ाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। आज वो आइकन यानी कि एक इंस्पायरिंग और रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी माना जाता है, स्पेशली सिंप्लिसिटी, अनकॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी और फेयरनेस यानी कि ईमानदारी और इंसाफ के लिए। वो एक फिलैंथ्रोपिस्ट है। तो यहाँ फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब है जो अपनी वेल्थ और रिसोर्सेस का यूज दूसरों की हेल्प के लिए करता है। और उसकी लाइफ का मोटो है पावर्ड बाय इंटेलेक्ट एंड ड्राइवन बाय वैल्यूज, यानी इंटेलिजेंस से पावरफुल बनो लेकिन अपनी लाइफ को अच्छे वैल्यूज और प्रिंसिपल के साथ चलाओ। ही इज नन अदर देन नागावरा रामाराव नारायण मूर्ति, the founder of Infosys, a leading IT company in the world. So students, अब राइटर फाइनली रिवील करता है कि वो इंटेलिजेंट लड़का कोई और नहीं बल्कि नागावरा रामाराव नारायण मूर्ति थे। वही नारायण मूर्ति जो आगे चलकर इन्फोसिस के फाउंडर बने। इन्फोसिस एक लीडिंग आईटी कंपनी है जो दुनिया भर में टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर सर्विसेज के लिए जानी जाती है। सोचो स्टूडेंट, जो 16 साल की एज में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से आईआईटी नहीं जा पाया, वो लड़का बाद में इंडिया की आईटी इंडस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट नाम बना। इससे हमें ये सीख मिलती है कि एक अपॉर्चुनिटी मिस हो जाना लाइफ में सक्सेस का एंड नहीं होता। आपकी मेहनत, वैल्यूज और डिटर्मिनेशन आपकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा सी रीडिंग लेसन। और हॉनेस्टली ये सिर्फ नारायण मूर्ति की सक्सेस स्टोरी नहीं है बल्कि ड्रीम्स, हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन की स्टोरी है। एक ऐसा स्टूडेंट जो आईआईटी में एडमिशन नहीं ले पाया, जिसने अपना ड्रीम ऑलमोस्ट टूटते हुए देखा लेकिन उसने गिव अप नहीं किया। उसने अपनी मेहनत, इंटेलिजेंस और स्ट्रॉन्ग वैल्यूज के साथ अपनी लाइफ खुद बदली। और यही इस लेसन का सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है। हमारी सर्कमस्टांसेस हमारी स्टार्टिंग डिसाइड कर सकती है लेकिन हमारी मेहनत और डिसीजंस हमारी डेस्टिनेशन डिसाइड करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपके सामने भी कोई प्रॉब्लम है तो उससे अपने ड्रीम का फुल स्टॉप मत समझना। कीप लर्निंग, कीप वर्किंग एंड नेवर अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। अगर एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट लेसन के लिए ज़रूर मिलना। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।